क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हो, या फिर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नुकसान झेल चुके हो? अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपनी सफलता का क्रेडिट एक ही किताब को देता है, और वो किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। आज से हम इस किताब की पूरी डिटेल्ड चैप्टर वाइज समरी लेकर आए हैं, आसान भाषा में, ताकि आपको समझ आए कि असली अमीर वही है जो समझदारी से इन्वेस्ट करता है, न कि भीड़ देखकर पैसे लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सफर और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों बदल सकते हैं। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। जब भी लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले जल्दी पैसा बनाने का ख्याल आता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन यानी निवेश और सट्टा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना जहां रिस्क कम हो और आपको एक अच्छा, सुरक्षित और भरोसेमंद रिटर्न मिले। वहीं स्पेकुलेशन का मतलब है अनुमान लगाना, दाव लगाना, शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करना। सोचो, अगर कोई इंसान लॉटरी टिकट खरीदता है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो बस किस्मत आजमा रहा है। ठीक वैसे ही अगर कोई बिना सोचे समझे, बिना कंपनी को समझे, सिर्फ इसलिए शेयर खरीद ले क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर नहीं बल्कि स्पेकुलेटर है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि असली इन्वेस्टमेंट के 3 बेसिक गुण होते हैं। पहला, उसमें गहराई से एनालिसिस किया गया हो, यानी आपने कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसका बिजनेस मॉडल और उसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छे से समझी हो। दूसरा, उसमें आपका प्रिंसिपल यानी जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित रहे। और तीसरा, उससे आपको एक उचित रिटर्न मिले। अगर ये तीनों बातें पूरी नहीं होती तो चाहे आप खुद को इन्वेस्टर बोलो या ट्रेडर बोलो, असल में आप स्पेकुलेशन ही कर रहे हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर आप उस पैसे से किसी मजबूत कंपनी के शेयर खरीदते हो जिसकी कमाई लगातार बढ़ रही है, जिसका बिजनेस आने वाले सालों में भी चलता रहेगा, और आपने ये सोचकर शेयर खरीदे कि अगले 5-10 साल तक रखकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा, तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर उसी 1 लाख से आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जिसके बारे में सिर्फ ये सुना है कि भाई ये स्टॉक अगले हफ्ते डबल हो जाएगा, और आप बिना जांचे परखे पैसे लगा देते हो, तो ये स्पेकुलेशन है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि स्पेकुलेशन पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं। अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो तो आपको साफ साफ मानना चाहिए कि आप रिस्क ले रहे हो और कभी भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जब लोग खुद को इन्वेस्टर मानकर स्पेकुलेशन करते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सोचो, क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज खेलता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, टिक कर धीरे धीरे खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना और धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना, ये इन्वेस्टमेंट जैसा है। दूसरा, हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करना। कभी चलेगा तो हीरो बन जाओगे, लेकिन ज्यादातर बार आउट हो जाओगे। यही स्पेकुलेशन है। बेंजामिन ग्राहम यही समझाना चाहते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट से सच में अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का फर्क साफ साफ पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन से चलता है, जबकि स्पेकुलेशन किस्मत और अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चैप्टर 2, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि निवेश करते समय हमें हमेशा महंगाई यानी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए। महंगाई का मतलब है समय के साथ पैसे की कीमत कम होना। आज जो चीज 100 रुपए की है, हो सकता है 5 साल बाद 150 रुपए की हो जाए। यानी आपके पैसों की असली वैल्यू घटती रहती है। अगर आपने अपना पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखा या फिर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो आपको लगेगा कि ब्याज मिल रहा है, लेकिन असल में महंगाई आपके पैसों को खा रही है। मान लो आपने 1 लाख रुपए एफडी में रखे और साल भर बाद आपको 5% ब्याज मिला, यानी 1.050000।
लेकिन उसी दौरान महंगाई 7% बढ़ गई तो आपके पैसों की असली वैल्यू तो घट ही गई। यानी नॉमिनली आपके पास 1,05,000 है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उससे उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना पहले 1 लाख से खरीद सकते थे। इसीलिए ग्राहम कहते हैं कि महंगाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है शेयर मार्केट और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि लंबी अवधि में देखा जाए तो स्टॉक्स ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 20 साल पहले किसी मजबूत कंपनी जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस या एशियन पेंट्स में पैसा लगाया होता तो आज आपका निवेश कई गुना बढ़ जाता और इन्फ्लेशन से बहुत आगे निकल जाता। जबकि अगर आपने वही पैसा सिर्फ कैश या FD में रखा होता तो नॉमिनल वैल्यू बढ़ती लेकिन रियल वैल्यू गिर जाती। ग्राहम ये भी बताते हैं कि बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इन्फ्लेशन के समय कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनका रिटर्न फिक्स्ड होता है, जबकि महंगाई बढ़ती रहती है। इसी वजह से इन्वेस्टर को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर बैलेंस बनाना चाहिए। चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। इस चैप्टर में ग्राहम हमें शेयर मार्केट के पिछले 100 सालों का इतिहास दिखाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना चाहते हो तो आपको उसका लंबा इतिहास देखना पड़ेगा। शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, कभी तेजी आती है, कभी मंदी, लेकिन लंबी अवधि में देखा जाए तो मार्केट हमेशा बढ़ता ही है। उदाहरण के लिए 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में शेयर मार्केट धराशायी हो गया था। लोग बर्बाद हो गए, स्टॉक्स 80 से 90% तक गिर गए। लेकिन उस भारी गिरावट के बाद भी जिन लोगों ने धैर्य रखा और अच्छे स्टॉक्स में बने रहे, उन्होंने आने वाले सालों में अपनी दौलत कई गुना बढ़ा ली। इसी तरह 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी मार्केट गिरा था, लेकिन अगले कुछ सालों में फिर से उठ खड़ा हुआ और उससे भी ऊपर चला गया। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट का ये अप डाउन साइकिल नेचुरल है। कोई भी मार्केट हमेशा सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे नहीं जाता। जब आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो तो इन गिरावटों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखना चाहिए। सोचो, जैसे किसी बड़े मॉल में साल में कुछ बार सेल लगती है और अच्छे ब्रांड्स के कपड़े कम दाम पर मिलते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में मंदी के समय अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक सस्ते दाम पर मिलते हैं। समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो इन मौकों को पहचानता है और खरीदारी करता है। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, डिफेंसिव इन्वेस्टर। अब ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के बारे में बताते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, ज्यादा रिसर्च में समय नहीं देना चाहता और बस सुरक्षित और स्टेडी रिटर्न चाहता है। जैसे कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बनना, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 2 चीजों का संतुलन रखना चाहिए, एक बॉन्ड्स और दूसरी स्टॉक्स। एकदम सिंपल फॉर्मूला उन्होंने बताया है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पैसों को 50 से 50 रेशियो में बांट सकता है, यानी 50% बॉन्ड्स में और 50% स्टॉक्स में। अगर मार्केट बहुत हाई पर हो तो बॉन्ड्स का हिस्सा 75% तक बढ़ा सकते हो, और अगर मार्केट बहुत लो पर हो तो स्टॉक्स का हिस्सा 75% तक बढ़ा सकते हो। इसका फायदा यह है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है और किसी भी हालत में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर डर जाते हैं जब मार्केट गिरता है और लालच में आ जाते हैं जब मार्केट चढ़ता है। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपना एलोकेशन फिक्स करना चाहिए और मार्केट चाहे जैसा भी हो उसी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई किसान है जिसके पास जमीन है। वो रिस्की खेती नहीं करता कि एक ही क्रॉप लगाए और या तो बहुत फायदा हो या पूरा नुकसान हो। वो अलग अलग क्रॉप्स लगाता है ताकि अगर एक क्रॉप खराब हो भी गई तो दूसरी से फायदा हो जाएगा। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग भी यही है, रिस्क को बांटना, स्टेडी रहना और पेशेंस रखना। चैप्टर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम यहां बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक्स कैसे चुनने चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर वैसे लोग होते हैं
जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं है और उन्हें बस इतना चाहिए कि पैसा सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़ता जाए। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसे लोग शेयर मार्केट में आना चाहे तो कौन से स्टॉक्स चुने? ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा बड़ी, पुरानी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस सालों से चल रहा है, जिनका प्रॉफिट रेगुलर आता है और जिनका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर 90S में होता तो वो इन्फोसिस या एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स को चुन सकता था, क्योंकि ये कंपनियां धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही थी और इनके बिजनेस मॉडल स्टेबल थे। डिफेंसिव इन्वेस्टर को छोटी या नई कंपनियों से बचना चाहिए क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा होता है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना चाहिए, यानी बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। 10 से 30 अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स काफी होते हैं। सोचो, अगर कोई फार्मर है और उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन वो बीज इतने फैला देता है कि हर जगह थोड़ी थोड़ी फसल होती है और कहीं भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होती। उसी तरह बहुत ज्यादा स्टॉक्स में पैसे बांट देने से फायदा कम हो जाता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सिंपल और स्टेबल पोर्टफोलियो बेस्ट रहता है। चैप्टर 6, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो पॉलिसी। अब ग्राहम एक्टिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो मेहनत करने को तैयार है, रिसर्च करने को तैयार है और मार्केट में एवरेज से ज्यादा कमाई करना चाहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर जहां सेफ खेलता है, वही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थोड़ा और रिस्क लेता है, लेकिन समझदारी और पढ़ाई के साथ। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का काम है ऐसी सिक्योरिटीज ढूंढना जिन्हें मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा हो। जैसे कभी कभी मार्केट में कोई कंपनी के शेयर बहुत कम भाव में बिक रहे होते हैं, जबकि असल में कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होता है। ये मौका एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए सोने की खान होता है। एक एग्जाम्पल लो, मान लो कोई दुकान है जो ब्रांडेड शूज बेचती है। अचानक मार्केट में अफवाह फैल गई कि ये दुकान बंद होने वाली है, तो लोग डरकर अपने शूज कम दाम में बेचने लगे। लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर उस दुकान के एक्चुअल रिकॉर्ड्स देखता है और पता करता है कि दुकान के मालिक का बिजनेस स्ट्रांग है, प्रॉफिट्स स्टेबल है और बंद होने की कोई संभावना नहीं। ऐसे में वो उस समय सस्ते दाम में शेयर्स खरीद लेता है और जब सच सामने आता है तो शेयर्स की कीमत फिर ऊपर चली जाती है। यही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग है, मौके को पहचानना। लेकिन ग्राहम ये भी चेतावनी देते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को लगातार रिसर्च करनी पड़ती है। ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो आलस करते हैं या मार्केट को लाइटली लेते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को पेशेंस और नॉलेज दोनों चाहिए। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी सिलेक्शन। इस चैप्टर में ग्राहम और डिटेल में बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को स्टॉक्स चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर तो बस सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को एक्टिवली सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले उसे अवॉइड करना चाहिए फ्लैशी और पॉपुलर स्टॉक से, यानी वो स्टॉक्स जो हर कोई खरीद रहा है सिर्फ इसलिए कि वो ट्रेंड में है। पॉपुलर स्टॉक्स अक्सर ओवर वैल्यूड होते हैं, यानी उनकी असली वैल्यू से ज्यादा दाम पर बिक रहे होते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को इसके उलट चलना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो अंडर वैल्यूड हों, यानी जिनकी असली वैल्यू ज्यादा है लेकिन मार्केट में सस्ते बिक रहे हैं। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटीज देख सकता है। कभी कभी ऐसी सिक्योरिटीज मिलती है जो सेफ होती है, लेकिन मार्केट उन्हें इग्नोर करता है, तो वहां भी अच्छा मौका हो सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, मान लो गांव में एक पुराना मकान है। सबको लगता है कि इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इंसान थोड़ा रिसर्च करता है और पता करता है कि वो मकान फ्यूचर में बनने वाली हाईवे प्रोजेक्ट के पास आता है। तो अभी वो मकान सस्ता है, लेकिन आगे उसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है। जो समझदार है वही इस मौके को देख पाएगा। ग्राहम ये भी कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, यानी इतना गैप होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू और मार्केट प्राइस में
कि अगर थोड़ी कैलकुलेशन गलती भी हो जाए तो नुकसान न हो। चैप्टर 8 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि शेयर मार्केट का सबसे बड़ा सच ये है कि ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी बहुत तेजी होगी तो कभी अचानक भारी गिरावट आ जाएगी। अब असली सवाल यह है कि इन्वेस्टर इस उतार चढ़ाव को कैसे देखे। ग्राहम यहां एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल देते हैं, मिस्टर मार्केट का। वो कहते हैं कि शेयर मार्केट को ऐसे सोचो जैसे तुम्हारा पार्टनर है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। हर दिन मिस्टर मार्केट तुम्हारे पास आता है और तुम्हें दाम बताता है जिस पर वो तुम्हारे शेयर्स खरीद लेगा या तुम्हें बेच देगा। कभी कभी वो बहुत खुश होता है और ऊंचे दाम बताता है, कभी उदास होकर बहुत कम दाम बता देता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब डील करना चाहते हो। मिस्टर मार्केट का मूड हमेशा बदलता रहता है, लेकिन तुम्हें उसके मूड स्विंग्स से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी चाहिए। अगर तुम देखो कि मार्केट गिर गया है तो घबराकर बेचने की बजाय इसे मौका समझो। सोचो जैसे किसी ब्रांडेड शॉप में 70% सेल लग गई हो तो समझदार इंसान वहां से खरीदारी करेगा, भागेगा नहीं। इसी तरह मार्केट नीचे जाने पर अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं और वो खरीदने का समय होता है। ग्राहम कहते हैं कि असली इन्वेस्टर को मार्केट के मूड से खेलना नहीं है, उसे अपने दिमाग से सोचना है। मार्केट कभी तुम्हारा गाइड नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ तुम्हें ऑफर करने वाला है। चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस चैप्टर में ग्राहम म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें तो शेयर मार्केट समझ में नहीं आता, कंपनी एनालाइज करने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ प्रोफेशनल्स आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क थोड़ा बंट जाता है। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि आपको आंख बंद करके हर म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डाल देने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उस फंड का रिकॉर्ड कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और वो फंड सिर्फ पॉपुलर होने के कारण तो महंगा नहीं हो रहा। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं क्योंकि उसका नाम बड़ा है या सब लोग वही खरीद रहे हैं। लेकिन असली इन्वेस्टर को चेक करना चाहिए कि क्या वो फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ग्राहम ये भी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स से भी आपको कोई जादुई रिटर्न नहीं मिलने वाला। एवरेज से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इन्वेस्टर को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए और अनरियलिस्टिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। चैप्टर 10 इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। बेंजामिन ग्राहम यहाँ एडवाइजर्स यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम खुद क्यों दिमाग लगाएं, चलो किसी एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। अब ये गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली किसी एडवाइजर की बात मान लेना खतरनाक हो सकता है। ग्राहम कहते हैं कि एडवाइजर्स के भी अपने इंटरेस्ट होते हैं। कई बार वो आपको वही प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे जिससे उन्हें कमीशन मिलेगा, न कि जिससे आपको असली फायदा होगा। सोचो जैसे एक केमिस्ट है और वो सिर्फ वही मेडिसिन बेच रहा है जिस पर उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही मेडिसिन तुम्हारे लिए बेस्ट हो। उसी तरह हर एडवाइजर हमेशा आपके फायदे के लिए ही बोले, ये मान लेना गलती होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एडवाइजर्स की जरूरत ही नहीं है। अच्छे और ईमानदार एडवाइजर्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, खासकर अगर आपके पास नॉलेज और टाइम कम है। लेकिन आपको हमेशा अपनी बेसिक समझ होनी चाहिए ताकि आप सही सवाल पूछ सको और उनकी बातों को परख सको। ग्राहम की सलाह साफ है, अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आप खुद भी एजुकेटेड बनो। एडवाइजर का यूज गाइड की तरह करो, ड्राइवर की तरह नहीं। गाड़ी आपकी है, रास्ता आपका है, तो स्टीयरिंग भी आपके हाथ में होना चाहिए। चैप्टर 11 सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर आम इंसान जो खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता, वो भी बेसिक एनालिसिस करके अच्छे इन्वेस्टमेंट्स चुन सकता है। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी को अच्छे से समझना, उसकी अर्निंग्स कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, ग्रोथ कैसी है
और उसके बिजनेस का फ्यूचर कैसा दिखता है। ग्राहम कहते हैं कि आपको रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि कंपनी की कमाई रेगुलर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उछाल पछाड़ नहीं, कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां रिस्क भरी होती है, और कंपनी का साइज भी मैटर करता है। बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज छोटी कंपनियों की तुलना में ज्यादा स्टेबल होती है। एक एग्जांपल लो, मान लो दो दोस्त हैं, दोनों छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं। एक दोस्त का बिजनेस स्टेबल है, हर महीने थोड़ी थोड़ी कमाई फिक्स होती है और उसके ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। दूसरा दोस्त फ्लैशी है, कभी बड़ा प्रॉफिट करता है, कभी घाटे में चला जाता है और उस पर बहुत कर्ज भी है। अब अगर आपको इनमें से किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो तो आप किसे चुनोगे? जाहिर है पहला वाला, क्योंकि वो स्टेबल है। यही बेसिक सिक्योरिटी एनालिसिस है। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। इस चैप्टर में ग्राहम बताते हैं कि इन्वेस्टर अक्सर सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर EPS देखकर खुश हो जाता है। EPS का मतलब है कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया उसे हर शेयर पर डिवाइड करके बताना। अब लोग सोचते हैं कि अगर EPS बढ़ रहा है तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि EPS मिसलीडिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि EPS को कई तरीकों से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कंपनी कर्ज लेकर बाईबैक कर सकती है, जिससे EPS आर्टिफिशियली बढ़ जाएगा, या फिर अकाउंटिंग ट्रिक से प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकती है। इन्वेस्टर को सिर्फ EPS पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि प्रॉफिट किस क्वालिटी का है। क्या कंपनी का प्रॉफिट उसके मेन बिजनेस से आ रहा है या किसी वन टाइम सेल से? क्या ग्रोथ कंसिस्टेंट है या सिर्फ शॉर्ट टर्म का खेल है? सोचो जैसे कोई स्टूडेंट है जिसकी रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो वो मार्क्स सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उसने एग्जाम से पहले किसी से हेल्प ले ली थी। असली टैलेंट तब समझ आता है जब उसकी परफॉर्मेंस लगातार सालों तक स्टेडी रहे। EPS भी वैसा ही है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ज्यादा मायने रखती है। चैप्टर 13, कंपेयरिंग 4 लिस्टेड कंपनीज। यहाँ ग्राहम 4 अलग अलग कंपनियों के केस स्टडीज देते हैं ताकि इन्वेस्टर समझ पाए कि कंपनियों को कंपेयर कैसे किया जाता है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक कंपनी स्ट्रॉन्ग दिखती है लेकिन अंदर से कमजोर होती है, और कैसे एक दूसरी कंपनी दिखने में एवरेज लगती है लेकिन असल में स्टेबल और भरोसेमंद होती है। इससे लेसन ये मिलता है कि सिर्फ नंबर्स देखकर या सिर्फ पॉपुलैरिटी देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको पूरी पिक्चर देखनी होती है, अर्निंग्स, डिविडेंड्स, डेब्ट्स, बिजनेस मॉडल और मार्केट वैल्यूएशन, सब कुछ। मान लो गांव में 4 किसान हैं। पहला किसान हर साल बहुत फ्लैशी क्रॉप लगाता है और कभी ह्यूज प्रॉफिट करता है तो कभी घाटे में चला जाता है। दूसरा किसान धीरे धीरे स्टेडी क्रॉप लगाता है और हर साल एवरेज लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है। तीसरा किसान बहुत कर्ज में डूबा है और उसका फ्यूचर अनसर्टेन है। चौथा किसान छोटा है लेकिन डिसिप्लिन है और लगातार स्टेबल प्रॉफिट देता है। अब लॉन्ग टर्म में सोचो किस पर भरोसा किया जा सकता है? वही स्टेडी और डिसिप्लिन वाला। यही मैसेज ग्राहम इन कंपनीज के कंपैरिजन से देते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमेशा शॉर्ट टर्म चमक से ज्यादा वैल्यूएबल है। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज है सिंपल और सेफ स्टॉक सिलेक्शन। डिफेंसिव इन्वेस्टर ज्यादा रिसर्च नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक फिल्टर्स लगाने चाहिए ताकि गलत कंपनी न चुने। ग्राहम कहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ बड़ी, पुरानी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज चुननी चाहिए जिनका लंबा रिकॉर्ड है। कंपनी कम से कम 10 साल से रेगुलर प्रॉफिट कमा रही हो, लगातार डिविडेंड दे रही हो और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज न हो। सोचो अगर तुम्हें अपना पैसा किसी दुकान में लगाना है तो तुम किसे चुनोगे? एक नई खुली दुकान जो आज अच्छा कर रही है लेकिन पता नहीं कल होगी या नहीं, या फिर वो पुरानी दुकान जो 30 साल से चल रही है, कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है और स्टेडी इनकम आती है? जाहिर है दूसरी वाली। यही डिफेंसिव इन्वेस्टिंग है। शाइनी चीजों से बचो
और मजबूत नींव वाली कंपनीज चुनो। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट तरीका यही है कि वो इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे या फिर 10-30 ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स रखे और पेशेंस रखे। चैप्टर 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब बारी आती है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की, जो मेहनत करके एवरेज से ज्यादा रिटर्न चाहता है। ग्राहम कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को पॉपुलर और ओवरहाइप्ड स्टॉक से बचना चाहिए। असली स्किल है अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढना, यानी जिनकी असली वैल्यू ज्यादा है लेकिन मार्केट उन्हें कम प्राइस पर बेच रहा है। ऐसे इन्वेस्टर को छोटे और मीडियम साइज की कंपनीज पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें मार्केट इग्नोर करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉपुलर कंपनीज में ग्रोथ लिमिटेड होती है लेकिन छोटी अंडरवैल्यूड कंपनीज में बड़ा मौका छिपा होता है। लेकिन यहां बहुत रिसर्च चाहिए। एक एग्जाम्पल लो, मान लो शहर में 2 रेस्टोरेंट है। पहला एक बड़ी चेन है, हर जगह उसका नाम है, लोग भीड़ लगाकर जाते हैं। दूसरा एक छोटा लोकल रेस्टोरेंट है जिसे लोग कम जानते हैं लेकिन उसका खाना बहुत अच्छा है और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब अगर कोई इन्वेस्टर है जो रिसर्च करता है और समझता है कि ये छोटा रेस्टोरेंट आगे चलकर बड़ा नाम बना सकता है, तो वो वहां निवेश करेगा और फ्यूचर में बड़ा फायदा कमा लेगा। यही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की सोच है। भीड़ के पीछे नहीं भागना बल्कि हिडन जेम्स ढूंढना। चैप्टर 16 कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स। इस चैप्टर में ग्राहम कुछ खास तरह की सिक्योरिटीज समझाते हैं जिन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स। कन्वर्टेबल इश्यूज का मतलब है ऐसे बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स जिन्हें बाद में कॉमन स्टॉक्स में बदला जा सकता है, यानी पहले आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और बाद में मौका मिलता है कि आप उसे शेयर्स में बदलकर ज्यादा फायदा उठा सको। वारंट्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। वो एक तरह के राइट्स होते हैं जिनसे आप फ्यूचर में शेयर्स खरीद सकते हो फिक्स्ड प्राइस पर। अब सुनने में ये सब बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ग्राहम सावधान करते हैं कि इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटीज ऐसे डिजाइन की जाती है कि इन्वेस्टर को ल्यूर किया जा सके। कंपनीज इनको इशू करती हैं ताकि पैसा रेज कर सकें और लोग सोचें कि हमें डबल बेनिफिट मिलेगा, फिक्स्ड रिटर्न भी और ग्रोथ भी। लेकिन असल में अक्सर ये इंस्ट्रूमेंट्स एवरेज इन्वेस्टर के लिए अच्छे नहीं होते। एक एग्जाम्पल हो, जैसे कोई शॉपकीपर कहे कि भाई तुम अभी मुझसे ये कूपन खरीद लो, बाद में जब मेरा नया प्रोडक्ट आएगा तो तुम इसे सस्ते में खरीद पाओगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया या उसका दाम बढ़ा ही नहीं तो कूपन बेकार हो जाएगा। यही रिस्क कन्वर्टेबल्स और वारंट्स में होता है। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को इनसे दूर रहना चाहिए और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को भी तभी कंसिडर करना चाहिए जब उसने अच्छे से रिसर्च किया हो और उसमें क्लियर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखे। चैप्टर 17 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम 4 कंपनियों की कहानियां बताते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग हालात में स्टॉक्स बिहेव करते हैं और इन्वेस्टर को कैसा सोचना चाहिए। कुछ कंपनीज दिखने में बहुत चमकदार थी लेकिन बाद में गिर गई और कुछ बोरिंग लग रही थी लेकिन स्टेडी ग्रो करती रही। ग्राहम ये केस स्टडीज इसलिए बताते हैं ताकि इन्वेस्टर समझ पाए कि सिर्फ पॉपुलैरिटी देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। असली टेस्ट है कि कंपनी की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सोचो जैसे 4 दोस्त अलग अलग दुकानें खोलते हैं। पहला फ्लैशी सजावट करता है, एडवर्टाइजिंग पर खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन उसका प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। दूसरा दोस्त धीरे धीरे स्टेडी चलाता है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, लेकिन उसका प्रॉफिट साल दर साल कंसिस्टेंट है। तीसरा दोस्त बहुत कर्ज में डूबा है, शुरुआत में बूमिंग लगता है लेकिन बाद में ढह जाता है। चौथा छोटा है लेकिन डिसिप्लिन्ड है और धीरे धीरे बढ़ता है। अब ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म में दूसरा और चौथा दोस्त ही टिकेगा। यही इन्वेस्टर्स के लिए सबक है। चमक में मत फंसो, स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन पर भरोसा करो। चैप्टर 18 अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। यहां ग्राहम 8 पेयर्स की कंपनियों की तुलना करते हैं। वो दिखाते हैं कि अक्सर 2 कंपनियां दिखने में एक जैसी लगती हैं,
लेकिन असल में उनमें बहुत फर्क होता है। एक ओवरवैल्यूड होती है, यानी ज्यादा दाम पर बिक रही होती है। दूसरी अंडरवैल्यूड होती है, यानी असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रही होती है। इन्वेस्टर की स्किल यही है कि वो इस फर्क को समझे। पॉपुलैरिटी हमेशा क्वालिटी का साइन नहीं होती। एग्जाम्पल लो, 2 मोबाइल ब्रड्स है। पहला बहुत एडवर्टाइज करता है, हर जगह उसका नाम है, लोग हाइप में आकर खरीद रहे हैं। दूसरा ब्रांड उतना फेमस नहीं है, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा है और प्राइस भी सही है। अब स्मार्ट कस्टमर वही होगा जो वैल्यू फॉर मनी देखे, सिर्फ नाम के पीछे न भागे। यही अप्रोच इन्वेस्टर को भी रखनी चाहिए। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स डिविडेंड पॉलिसी। अब ग्राहम शेयर होल्डर्स और कंपनी मैनेजमेंट के रिश्ते पर बात करते हैं। इन्वेस्टर अक्सर कंफ्यूज रहता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए तो उसे डिविडेंड देना चाहिए या प्रॉफिट को बिजनेस में वापस लगाना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाकर उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती है तो डिविडेंड न देना भी ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही और बस प्रॉफिट जमा कर रही है तो डिविडेंड न देना गलत है। इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हित में काम कर रहा है या नहीं। कई बार मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए डिसीजंस लेता है, ना कि इन्वेस्टर्स के। यही वजह है कि इन्वेस्टर को हमेशा कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी और उसके जस्टिफिकेशन को समझना चाहिए। जैसे सोचो, एक किसान है जिसके पास एक्स्ट्रा फसल बचती है। अब वो या तो ये फसल अपने फैमिली में बांट दे यानी डिविडेंड दे दे, या फिर उसे खेत में वापस बीज की तरह इस्तेमाल करे ताकि फ्यूचर में और बड़ी फसल उग सके यानी री इन्वेस्ट करे। दोनों सही है, बशर्ते वो सही रीजन से हो। चैप्टर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये किताब का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल सिर्फ एक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है हमेशा इतना बफर रखो कि अगर तुमसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो भी नुकसान ना हो। अगर कोई शेयर की असली वैल्यू 100 रुपए है और वो मार्केट में 70 रुपए पर मिल रहा है तो तुम्हारे पास 30 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब अगर तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो गई और उसकी असली वैल्यू 90 निकली तब भी तुम प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर तुमने वही शेयर 120 रुपए में खरीदा और असली वैल्यू 100 ही निकली तो नुकसान तय है। सोचो, जैसे कोई इंजीनियर एक पुल, ब्रिज बना रहा है। अगर उस पुल पर 10,000 किलो वजन झेलने की जरूरत है तो वो उसे 20,000 किलो वजन सहन करने लायक बनाएगा। क्यों? ताकि गलती की गुंजाइश रहे। यही इन्वेस्टिंग में भी है, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। ग्राहम कहते हैं कि यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का आधार है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारी बेस्ट प्रोटेक्शन है। यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं और इसलिए वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों, ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आज की चैप्टर वाइज समरी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आसान लगी होगी और अब आप भी इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन का फर्क साफ साफ जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही डिटेल्ड समरीज आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी सही इन्वेस्टिंग सीख पाए और बिना सोचे समझे पैसे न गवाए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले चैप्टर्स की समरी आप मिस ना कर सको। नीचे कमेंट करके बताना कि इस चैप्टर से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली और किस चीज पर आप और डिटेल में वीडियो चाहते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी में। तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करो और सेफ रहो।